स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा हिंदी शिक्षक। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो हमारे सिलेबस में कविता है अवकाश वाली सभ्यता, इस कविता को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे, जिसमें पहला होगा कविता का सारांश, दूसरा बिंदु होगा कविता में उठाई गई जो समस्या है उसे हम लोग देखेंगे, तीसरा बिंदु होगा जो कविता में लाइन है साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवणमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्यपीठ होंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर क्या हम पाठकों को बताना चाह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, उनका नेतार्थ क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और अंतिम और चौथा बिंदु होगा कविता का संदेश। बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने 12 क्लास के बच्चों को जो पाठ हम पढ़ाते हैं, देखते हैं, उसमें साहित्यकार के संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी न दे करके केवल स्क्रीन पर आते रहता है साहित्यकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, जिसमें साहित्यकार का जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता और उनका कर्म क्षेत्र, कालखंड और जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो आते रहता है, वो स्मृति संकेत के रूप में आएगा। वैसे दिनकर जी के संबंध में 10 क्लास को पढ़ाते समय, 10 क्लास के लिए जब मैं 11 मई को जो वीडियो बनाया हूँ 5 मिनट का, वो दिनकर जी के ऊपर ही है, केवल दिनकर जी के ऊपर है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके खोल के उसको दिनकर जी का जीवन परिचय पूरा देख सकते हैं। और एक बात आप लोगों को ध्यान दिला दूं मैं शुरू में ही कि स्क्रीन पर देखिएगा, रचनाकार का परिचय तो स्मृति संकेत के रूप में आएगा ही, इसके साथ साथ अति लघु प्रश्न और उत्तर रहेंगे तथा बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर रहेंगे, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये लेकर के कॉपी में उतारे या अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जो उचित समझे वैसे कॉपी में उतार लेंगे और पाठ को जो है 4-5 बार ध्यान से पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ, और ये वीडियो को भी 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे ताकि पाठ जो है पूर्ण रूप में तैयार हो जाए, ताकि कभी भी परीक्षा की आवश्यकता हुई या परीक्षा में आप बैठे तो आप हिचकिचाए नहीं, उसके लिए आप तैयार रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम बिंदु से, कविता के सारांश से। आइए देखा जाए, इसको हम लोग जो प्रत्येक खंड है उस हिसाब से इसको हम बताते चलेंगे आप लोगों को। राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक विकास सारणी में दिनकर का स्थान सर्वोपरि है। अवकाश वाली सभ्यता शीर्षक कविता युद्ध और शांति की समस्या से प्रेरित होकर लिखी गई। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और इस युग ने मनुष्यों को नए नए साधनों के उपभोग की ओर आकर्षित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य अवकाशवादी और अकर्मण्य बन गया। जो प्रथम स्तवक जो स्टार्ट होता है उसको देखिए, उसमें क्या साहित्यकार की सोच है। में प्रथम स्तवक में कवि ने वैज्ञानिक आविष्कारों के भयंकर परिणामों के बावजूद भी भारतवर्ष की यथानीतिवादिता की ओर संकेत किया है। कवि को वैज्ञानिक युग के अंधकार के बढ़ते प्रकोप के मध्य उम्मीद की किरण नजर आती है। जिस प्रकार रात के अंधेरे में सितारों का चमकना अंधेरे को महत्वहीन कर देता है, ठीक वैसे ही युद्धोपरांत विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद रूपी सितारा उन परिस्थितियों को दूर करने की उम्मीद जगाता है। द्वितीय स्तवक में हम लोग देखें, कवि यांत्रिकता का विरोध करता नजर आता है। यांत्रिकता ने आपसी भाईचारे, सहानुभूति जैसी भावनाओं का गला घोट दिया है। ऐसी परिस्थिति में समन्वयवादी भावना से प्रेरित होकर आपसी भाईचारे, सहानुभूति जैसी भावनाओं को फिर से प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहा है और इस ज्योति को प्रज्वलन स्थल भारत को घोषित करता है, क्योंकि भारत ही वह देश है
जो हमेशा युद्ध का विरोध और शांति की स्थापना करने का प्रयास करता आया है। तृतीय स्तवक में देखें कवि क्या कह रहा है। कवि उन स्थलों का परिचय देता है जहां से विश्व मानवता का उद्घोष हुआ था। वह साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवण्णमलई और दक्षिणेश्वर जैसे पवित्र स्थलों को मानवता का मूल्यपीठ घोषित करता है। गांधी, ऋषि अरविंद, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस जैसे मनीषियों ने पूरे विश्व में मानवता का संदेश फैलाया। वह कवि को अवकाश वाली सभ्यता से लड़ने का सबसे सबल हथियार नजर आता है। चतुर्थ स्तवक में यांत्रिकता की आग में झुलस रही दुनिया को भारत जैसा देश ही मुक्त कर सकता है और पतन के कगार पर खड़ी दुनिया, भौतिकता रूपी रेगिस्तान में दौड़ती मानव संतानें एक दिन शांति और अहिंसा के मार्ग पर लौट आएंगी, इस विश्वास को कवि ने व्यक्त किया है। पंचम स्तवक में देखें, कवि ने मनुष्यों को की भौतिकता की अतिवादिता की ओर संकेत किया है। इस स्तवक में कवि ने भौतिकता के मायाजाल में तेजी से फंसते जा रहे मनुष्यों की दशा को उजागर किया है। इस भौतिकता ने मनुष्य को स्वार्थी और लोभी बना दिया है। उसने अपने स्वार्थ का क्षेत्र इतना विस्तृत कर लिया है कि उसमें परहित की कोई कामना शेष नहीं बची। यह एक विनाशक स्थिति है, क्योंकि यह स्थिति उसके पतन का कारण बन जाएगी। जिन आविष्कारों पर मनुष्य इतरा रहा है, एक दिन उन्हीं आविष्कारों से वह पराजित हो जाएगा। छठवें स्तवक में कवि गांधी दर्शन का परिचय देता हुआ कर्म की महत्ता को उजागर करता है। गांधी जी के कथन के माध्यम से एक सत्य को उद्घाटित करता है और यह सत्य है अवकाश। अवकाश अर्थात खालीपन या कर्महीन होना। कर्महीनता विध्वंस को जन्म देती है और इसी विध्वंस से बचने के लिए वह गांधी के मुख से कर्म करने की प्रेरणा दिलवाता है। एक उक्ति प्रचलित है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वह कभी अच्छी चीजें नहीं सोच सकता है, इसलिए चाहिए कि मनुष्य हमेशा कर्म में लीन रहे, तभी आंतरिकता के इस विषाक्त बाजार से बचा जा सकता है। सातवें स्तवक में मशीनीकरण के शिकार हो रहे मनुष्यों पर कवि ने व्यंग्योक्ति की है। मशीनीकरण के इस दौर ने न केवल मनुष्यों को यंत्र के रूप में परिवर्तित किया, अपितु उसे अवकाश प्रेमी जानवर में भी तब्दील कर दिया। इस अवकाश प्रेम ने मनुष्य को स्वार्थी और अकर्मण्य बना डाला है। अकर्मण्यता और स्वार्थ की उहान मनुष्य की कर्महीनता को दर्शाती है। इस स्थिति के माध्यम से कवि इस बात की ओर इशारा करता है कि निरंतर कार्यरत रहो। आठवें स्तवक में मशीनीकरण और वैज्ञानिकता का विरोध दृष्टिगोचर होता है। मशीनीकरण और वैज्ञानिकता के प्रभाव स्वरूप सुख के लोभ से ग्रस्त मनुष्यों की स्थिति का वर्णन भी देखने को मिलता है। सुख के पीछे भागते भागते मनुष्य एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां खाने, पीने और मस्त रहने के अलावा उसे और कोई काम नहीं रहेगा। इस स्थिति की कल्पना अत्यंत दुखद जान पड़ती है, परंतु इसके परिणाम बहुत ही भयानक है। 9वें और 10वें स्तवक में यांत्रिकता का विरोध और मनुष्य को कार्योन्मुख होने का आह्वान करता हुआ कवि यांत्रिकता का शिकार हुए मनुष्यों की कर्तव्यहीनता की ओर संकेत किया है। इस स्थिति के लिए कवि विज्ञान की अपेक्षा मनुष्यों को ही दोषी ठहराता है। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और वह विज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए और कैसे नहीं किया जाए, इतना तो सोच ही सकता है। तो ये रहा सारांश। अभी हम लोगों ने सारांश देखा कविता का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बिंदु, कविता में उठाई गई समस्या क्या है। देखिए, अवकाश वाली सभ्यता रामधारी सिंह दिनकर की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत
उठने वाले युद्ध और शांति के प्रश्नों से जूझती हुई कविता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अस्त्रों के खतरनाक प्रयोग से जब मानवता झुलस गई, तब दिनकर मनुष्य को विज्ञान से सावधान करते हुए कहते हैं, देखिए, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी धार। दिनकर कहते हैं कि भारत से ही शीतलता की धारा समस्त संसार में प्रवाहित होगी और फिर सर्वत्र खुशहाली होगी। इस आशामय संदेश के साथ ही दिनकर जी भौतिकतावाद के फलस्वरूप उसके दुर्गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि आदमी आज अत्यधिक सुखों से ग्रस्त है, फिर भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं और विज्ञान के आविष्कारों ने उसे अत्यंत आलसी बना दिया है। फलतः दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य एक न एक दिन अपने आविष्कारों से ही हारेगा। दिनकर जी ने अपने उपरोक्त कविता में औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण और वैज्ञानिकता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले दोषों पर प्रकाश डाला है। अत्यधिक सुख सुविधा के कारण मनुष्य का विकास रुक जाएगा, वह अवकाश से ग्रस्त होकर गलत मार्ग पर बढ़ जाएगा और फिर सिर्फ खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। दिनकर जी मशीनीकरण का विरोध करते हुए व्यंग कर रहे हैं कि मनुष्य को अभाव उसे और किसी चीज की नहीं, केवल काम का होगा। लेकिन अंततः मनुष्य को मानना पड़ेगा कि सारी गलती विज्ञान की नहीं है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है। अंत में दिनकर जी कहते हैं कि व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम से थके हुए व्यक्ति को आराम करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने कविता में उठाई गई समस्या को देखा। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कविता की जो लाइनें हैं, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवणमलई और दक्षिणेश्वर, ये मानवता के आगामी मूल्यपीठ होंगे। इसके माध्यम से कवि का निहितार्थ क्या है, वो क्या हम पाठकों के समक्ष रखना चाह रहा है, उसको देखेंगे। आज भौतिकता अपनी चरम सीमा को छू रही है। मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं, आकांक्षाएं रोज बढ़ रही हैं और विज्ञान अपने नित्य प्रति के आविष्कारों से उनकी पूर्ति कर रहा है। मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति इस कदर बढ़ गई है कि वह संतुष्टि का अर्थ ही भूल गया है। वह लोभ, लालच की लिप्सा का इस भांति शिकार हो गया है कि उसकी आत्मा मर गई है, उसका विवेक अंधा हो गया है और उसकी मानवता असहाय हो गई है। इन विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ज्योति पुंज चाहिए और कवि ने साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवणमलई तथा दक्षिणेश्वर को इस ज्योति पुंज के रूप में प्रस्तुत किया है। इतिहास और विज्ञान भूत को जितना तक देख सका है, वहां तक भारत का गौरवमय इतिहास भरा पड़ा है। पूरे विश्व का अतीत जहां जय पराजय और साम्राज्य विस्तार में मग्न दिखाई पड़ता है, उस समय भी भारत ज्ञान और सत्य की खोज में लगा हुआ था और आज भी भारत की वह आत्मा रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, योगी अरविंद और महात्मा गांधी के रूप में जग को आत्मा के अमरत्व और सत्य अहिंसा का संदेश दे रही है। भारत अति प्राचीन काल से ऋषियों की भूमि रही है और आधुनिक काल में भी यह परंपरा समाप्त नहीं हुई है। कवि गांधी के आश्रम, साबरमती, योगी अरविंद की योग स्थली पांडिचेरी, महर्षि रमण की तपस्थली तिरुवणमलई और रामकृष्ण परमहंस की क्रीड़ा भूमि दक्षिणेश्वर को मानवता के आगामी मूल्यपीठ के रूप में दर्शाया। भोग की भूख मिटती नहीं है। जब भोग से व्यक्ति त्रस्त हो जाता है तो शांति की खोज में लग जाता है।
कवि कहता है कि आज मनुष्य को भोगवादी प्रवृत्ति इस कदर बढ़ गई है कि वह उसके पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। ऐसा समय शीघ्र ही आने वाला है जब मनुष्य भोग भोगते भोगते थक जाएगा और शांति की खोज में लग जाएगा। उस शांति की प्राप्ति के लिए ईश्वर और सत्य की शरण में जाना होगा तथा उस स्थिति में महर्षि रमण, योगी अरविंद और रामकृष्ण परमहंस के उपदेश ही उसे शांति प्रदान करेंगे। कवि का यही मानना है और जीवन का यह सत्य भी है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम बिंदु कविता क्या हमें संदेश, हम पाठकों को क्या संदेश देती है, इस तरफ ध्यान देंगे। अवकाश वाली सभ्यता युद्ध और शांति की समस्या से प्रेरित होकर लिखी गई है और यही लेखक का संदेश स्पष्ट हो जाता है कि शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब मशीनों को मशीन ही रहने दिया जाए। मनुष्य से श्रेष्ठ जीव इस संसार में और कोई नहीं है, लेकिन यदि उसके विनाशकारी कर्मों पर विचार किया जाए तो उसके जैसा निंदनीय जीव भी इस संसार में नहीं निकलेगा। सृष्टि के आरंभ से ही वह प्रकृति और अपने वातावरण के साथ निरंतर संघर्षरत रहा है। साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान में उसने अविस्मरणीय उन्नति का परिचय दिया। कवि ने वैज्ञानिक उन्नति का उल्लेख करते हुए कहा है कि संस्कृत के सारे गुण अर्थ आज उसे खुली पुस्तक के समान स्पष्ट है। प्रकृति के तत्वों पर उसका असाधारण अधिकार है। उसके चरणों में भूगोल और मुट्ठी में आकाश बंद है। वह मंगल और चंद्रमा से बातें करने जा रहा है, लेकिन इस असीम भौतिक शक्ति का स्वामी होते हुए भी एक दृष्टि से मनुष्य आदिम काल जैसा ही बर्बर और हिंसक है। कविता की कुछ पंक्तियों को देखें। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। इस विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए उसने कहा है कि वैज्ञानिक उन्नति के आशय को मनुष्य ने ठीक से समझा नहीं है। वह अपनी शक्ति को ध्वंस में व्यय कर रहा है। यह शक्ति का दुरुपयोग है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने देह का जितना ध्यान रखा है उतना स्नेह का नहीं। भौतिक उन्नति की ओर वह जितना झुका है, प्राणों का उसने उतना ही तिरस्कार किया है। मस्तिष्क और हृदय का संतुलन वह बनाए नहीं रख सका। अतः मनुष्य को बुद्धि और हृदय को बनाए रखते हुए हमेशा कार्यरत रहना होगा, तभी इस यांत्रिकता और भौतिकता से निजात पाया जा सकता है। तो ये रहा कविता का संदेश। आज हम लोग अवकाश वाली सभ्यता दिनकर की रचना, उसको हम लोगों ने देखा। देखने के क्रम में पहला कविता का सारांश देखा, दूसरा कविता में क्या समस्या उठाई गई है उसको देखा, तीसरा बिंदु जो था साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवण्णमलई, दक्षिणेश्वर, ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर क्या हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका निहितार्थ क्या है उसको देखा, और चौथा एवं अंतिम बिंदु कविता का संदेश देखा। बच्चों, एक बार मैं फिर आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में अति लघुत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर एवं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। और ये जितने ये चारों बिंदु जो हम लोगों ने देखा, ये रचना मूलक ये बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको भी कॉपी में उतार कर जो है ध्यान से देखेंगे और पाठ को जो है ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ 4-5 बार, कविता है छोटा सा है,
उसे आप 4-5 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को 2-3 बार ध्यान से किताब सामने रख करके देखेंगे और सुनेंगे, ताकि पाठ पूर्ण रूप से परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। हाँ, और आप लोगों को मैं याद दिलाऊं कि दिनकर का जो है पूरा परिचय 11/5 के वीडियो में, 11 मई के वीडियो में जो 5 मिनट का है उसमें दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से खोल करके देख सकते हैं। और अगर आपके अगल बगल कोई भी 10 क्लास के बच्चे हैं तो उनका साहित्य संचयन और कथा संचयन पर पूरा समस्त कार्य हो चुका है। वो सभी के सभी पाठ क्लियर हैं, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके वो कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और क्योंकि मेरा इस समय लॉकडाउन में बच्चों से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए जो भी आप देख रहे हैं अपने अगल बगल के बच्चों को लाभ लेने के लिए बोलें। हाँ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या क्या अगला पढ़ेंगे या कल क्या पढ़ेंगे, वो तुरंत आपके पास पहुंचे। इसके लिए हम तो ये कहेंगे कि अगर आप इसको जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो तुरंत आपके पास जो है मेरा बताया हुआ पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।